नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल होगा। आज संडे है और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं कहानी आप बीती या जग बीती। आज की कहानी का टाइटल तो आपने पहले पढ़ लिया होगा। तो बात है 2001 की, जब हम गज़ल गायक जगजीत सिंह जी से मिले। कैसे मिले? पंजाब के एक मशहूर शायर हैं जिनकी गज़लें भी जगजीत सिंह जी ने गाई हुई हैं। उनकी मर्ज़ से हम मिले रूबरू जगजीत सिंह से। क्या बातें हुई ये सारी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन कैसे ये जुनून पैदा हुआ? लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया जब सोचा कि सब कुछ छोड़ के हम मुंबई बॉम्बे चले जाएंगे और फिल्मों के लिए या गज़ल गायकों के लिए हम गज़लें लिखेंगे। तो ये सारी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन कहानी को 2001 से उठा के हम 10 साल और पीछे ले जाएंगे। 90 में, 90 के दशक में, जब हमने 12th करने के बाद हमने कॉलेज ज्वाइन किया। हम गांव में रहते थे, अभी भी मैं गांव में ही रहता हूं। तो कॉलेज लगभग हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो थोड़ा डिफरेंस तो होता है। जब कॉलेज पहुंचे तो वहाँ के बच्चे, क्योंकि शहर में अमीर गरीब अनपढ़ पढ़े लिखे सभी तरह के लोग होते हैं, तो कुछ पढ़े लिखी फैमिलियों के बच्चे थे। वो बातें करते थे कि जगजीत सिंह गायक जो हैं उनके बारे में, कि उनकी गज़लें, कल मैंने उनकी फलाना गज़ल सुनी, कल पिछले हफ्ते उनकी ये वाली कैसेट लॉन्च हुई तो उसमें ये गाना था, वो अच्छा था। वहाँ से हमें भी लगा कि यार हम भी जगजीत सिंह की गज़लें सुनेंगे। लेकिन उस समय गज़लें सुनना कोई आसान नहीं था, बहुत महंगा शौक़ था। आज की तरह नहीं कि मोबाइल में आप टाइप करो और जो भी गज़ल चाहिए वो सुनो, आप जो भी गाना चाहिए वो सुनो। वो एक बहुत ही महंगा शौक़ था, क्योंकि गज़लें सुनने के लिए आपको रेडियो टीवी अगर है उस पर तो आपको नहीं मिलेंगी। अपनी पसंद की टेप रिकॉर्ड होता था। टेप रिकॉर्ड रेडियो के साथ भी आता था, अलग से भी आता था। टेप रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन वो एक महंगी आइटम थी। अगर उस समय का मैं बताऊं आपको तो लगभग अच्छा कोई क्वालिटी का टेप रिकॉर्ड जो था 2000 से कम नहीं था 90 के दशक में। लेकिन अकेला टेप रिकॉर्ड आपको गज़लें नहीं सुनाएगा। जैसे आप गाड़ी खरीद लेते हैं लेकिन पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी, ऐसे ही तब था कि आपने टेप रिकॉर्ड तो ले लिया लेकिन आपको कैसेट अलग से खरीदनी पड़ेगी। जिस फिल्म के आपने गाने सुनने हैं या जिस गायक की आपने गज़लें सुननी हैं वो खरीदनी पड़ेगी। और एक कैसेट में लगभग 8 से 10 गाने या 5 से 6 गज़लें ही आपको मिलेंगी। इन बार बार नई कैसेटें आपको। और मैं बताऊं उस समय जो कैसेट की कीमत थी, अगर आपने गाने सुनने हैं तो 20 से 30 रुपये, लेकिन अगर गज़लें सुननी हैं तो 80, 60 या 100 रुपये तक भी जो बढ़िया गायक थे उनकी कैसेटों की कीमत थी। आप कहोगे 20 या 30 रुपये तो बड़ी सस्ती हैं, तो मैं कंपेयर करके बता देता हूँ। आज का दौर नहीं है। उस समय एक मज़दूर के एक दिन की पगार जो थी, एक दिन की मेहनत जो थी उसकी 20 रुपये थी। और मज़दूर जो टेक्निकल बंदा है उसकी कोई 30 रुपये थी। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसकी सैलरी जो है वो 1000 से लेके 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा, कोई गज़टेड अफसर भी है 2000 के करीब। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी 50 रुपये एक दिन के कमा रहा है तो वो 30 रुपये की या 60 रुपये की कैसेट कैसे खरीदेगा? तो महंगा शौक़ था। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, तो हमने भी सोचा कि किसी तरीके से हमने गज़लें उनकी सुननी ही हैं। तो मैं दुकान पे भी बैठता था। कॉलेज के बाद हम पिताजी की दुकान थी कपड़े की, किराने की, एक साथ ही मिक्स, तो मैं वहाँ भी बैठा करता था। तो मैंने 2-3 लोगों से कहा कि मेरे को कोई पुराना टेप रिकॉर्ड चाहिए, हल्की क्वालिटी का, कोई बढ़िया नहीं, हल्की, जैसा कैसा भी हो टेप रिकॉर्ड चाहिए। तो एक आदमी ने मुझे, एक लड़के ने मुझे कहा कि एक टेप रिकॉर्ड है, आपको 200 रुपये का मिलेगा, 200 रुपये का मिलेगा। तो मैं बड़ा खुश हुआ। 200 रुपये उस समय तो नहीं था। 2-3 दिन का समय मांगा मैंने और किसी तरीके से मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैंने ले लिया टेप रिकॉर्ड उससे। अब टेप रिकॉर्ड तो ले लिया, फिर कैसेट किसी से या उसी से एक आधी कैसेट भी पुरानी मिल गई। और कैसेट जैसे ही मैंने घर में आके टेप रिकॉर्ड लगाया और उसमें कैसेट डाली, वो बोले ही नहीं, उसे आवाज़ ही नहीं आए। मैंने सोचा यार कैसा टेप रिकॉर्ड खरीद लिया। जब उसको दोबारा उसके पास गया कि यार इसमें तो आवाज़ नहीं आती, तो उसने बताया जे बोलने वाला नहीं है भाई, जे सिर्फ कैसेट को प्ले करेगा, जो कैसेट है उसी को प्ले करेगा। बोलने के लिए आपको अलग से बॉक्से लेने पड़ेंगे। जो बॉक्से आपने देखे यहाँ है ना, स्पीकर लगा होता है और बंद बॉक्स है, वो 400-500 रुपये आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा। आए साहब, 400-500 रुपये कहाँ से लाएंगे? इम्पॉसिबल। लेकिन
किसी ने बताया कि आप वो स्पीकर होता है ना, स्पीकर जिससे आवाज़ आती है, कोई पुराना स्पीकर या नया स्पीकर ले लें, आपको सस्ता मिल जाएगा। और घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा, उस समय आम मिल जाते थे घड़े, घरों में घड़े होते थे, मंदिरों में घड़े होते थे। तो वो घड़े पे आप उसको रख दें, स्पीकर से भी जो आपका बक्सा है उससे भी अच्छी आवाज़ आपको मिलेगी। तो हमने वैसा ही किया। स्पीकर मेरे को याद नहीं है कि हमने पैसे का ख़रीदा था या हमें कहीं से मिल गया था, तो हमने वो स्पीकर लिया और उस पर घड़े पे रखा और बस गाने सुनने शुरू कर दिए। ये बात 91-2 की है शायद। अब कैसेटें कैसे ख़रीदें? हमने आपको बताया कैसेट एक महंगा सौदा था, तो उसमें एक ऑप्शन ज़रूर था कि 10 रुपये की खाली कैसेट आती थी। 10 रुपये की खाली कैसेट आती है और 10 रुपये उस पर लगते थे, 1 रुपया एक गाने का भराने का। और बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, बड़ा बिजनेस होता था लोगों का। शहर में 8-10 दुकानें थी ये, जिनका काम यही था कि जो कैसेट खाली है उसमें नए गाने भरना है, या पुरानी कैसेट भी अगर आपके पास कोई है तो उस पर भी आप गाने भरवा सकते हैं। तो कई बार ये होता था, रात को बैठ जाते थे सारे कि कैसेट सुबह भराने जाना है, पैसे इकट्ठे करो, 2-2 रुपये डालो और बताओ अपने अपने 2-2 रुपये में 2-2 गाने जो है वो अपने लिखवा दो। ऐसा भी समय चलता था, क्योंकि उस समय ये नहीं था कि घर छोटे थे लेकिन लोग इकट्ठे होकर रहते थे। रात को इकट्ठे सोते थे बाहर मंजे, क्योंकि पंखे नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, कमरे के अंदर कोई सोता ही नहीं था, सभी बाहर सोते थे, जहाँ छतों पे सोते थे और फिर खूब गपबाजी होती थी। ऐसा समय था। वो सारा इस समय चेंज हो गया। अब 94 में मैं चला गया पीजी करने के लिए, एमएससी करने के लिए। 96 में जब वापस आया तो मैंने ज्वाइन किया एक प्राइवेट स्कूल, और उस समय की सैलरी आपको बताऊं 1000 रुपया पर मंथ एज ए लेक्चरर +2 स्कूल में। लेकिन जो छोटी क्लासों को पढ़ाते थे 10 तक, उनको किसी को 300 किसी को 400 रुपये मिलते थे। तो उसके बाद मैंने मेहनत की, 1-2 स्कूल और मिल गए, पार्ट टाइम करते थे और ट्यूशन वर्क शुरू कर दिया। और मैं आपको बताऊं, पहली 2-3 तनख्वाह मैंने इकट्ठी करके मैंने एक टेप रिकॉर्ड खरीदा, क्योंकि मेरे को शौक़ था कि मैंने जगजीत सिंह के गाने सुनने हैं और दिल भर के सुनने हैं। तो 3000 रुपये का टेप रिकॉर्ड मेरा आया था। वो अभी मैंने शायद फेंक दिया है, या घर में पड़ा है कहीं, मैंने शिफ्ट कर लिया है, अभी पुराने घर में शायद पड़ा हो। तो टेप रिकॉर्ड, उसके बाद आमदनी हो गई थी। 15 दिन के बाद एक कैसेट खरीद लेते थे, हफ्ते में 15 दिन के बाद, जो भी पता चले कि ये कैसेट अच्छी है, उनकी पुरानी वाली मेरे पास नहीं है, जहाँ जो नई आई है वो तो छोड़ते नहीं थे। तो उन जगजीत सिंह की गज़लें सुन सुन के असर ये हुआ कि हमने भी गज़लें लिखना शुरू कर दिए। जगजीत सिंह की, चंदन दास की, गुलाम अली की, फिर तो हम तकरीबन बड़े गज़ल गायकों की शायरी सुनते थे, तो शायरी लिखना शुरू कर दी। मिर्ज़ा गालिब को पढ़ना शुरू कर दिया, किताबें खरीद ली, और इतना जुनून हुआ, इतना जुनून के स्कूटर में हरदम डायरी और पेन पड़ा रहता था। कहीं भी रास्ते में अगर कोई मिसरा बन जाता है सोचते सोचते, तो बस उस मिसरे को लिख लेते थे। और उस समय मैंने ट्यूशन वर्क छोड़ दिया। स्कूलों में जाता था लेकिन 1 साल के लिए ट्यूशन वर्क छोड़ दिया कि मैं बस अब मैं गीतकार बनूंगा, मैं अब लैरिक बनूंगा और मैं फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाऊंगा। जगजीत सिंह जी के पास जाऊंगा, भाई ये गज़लें हैं आपके लिए, मैंने लिखी हैं, तो बस छुट्टी के बाद खेतों में चले जाना, नदी के किनारे, पेड़ों के किनारे, जहाँ भी मौका मिले बस लिखना है। तो जब हमने 10, 20, 50 गज़लें जब पोएमें लिखी, तो हमें लगा कि अब हमें बम्बई जाना चाहिए, जगजीत सिंह से मिलना चाहिए। लेकिन जगजीत सिंह का एड्रेस कहाँ से ले? बम्बई कभी दिल्ली इतना नहीं घूमे, कभी गए ही नहीं। हाँ, कॉलेज का टूर गए थे एक बार 93 में, ऐसे तो घर से बाहर निकले नहीं, तो एड्रेस कहाँ से मिले? तो उस समय क्या होता था, पंजाब केसरी में फिल्मी हीरो के एड्रेस आते थे, संडे को 2-3 लोगों के एड्रेस आते थे। तो वो एड्रेस हम हर संडे को मैंने देखना। हमारी दुकान थी वहाँ, जो रद्दी की बोरियाँ आती थी, मीन उस समय ये लिफाफे नहीं होते थे, पॉलीथीन नहीं होते थे, जे रद्दी में ही सामान दिया जाता था, ग्रोसरी का, किराने का। तो हम पिताजी चले जाते थे खाना खाने दोपहर को, तो हम पूरी रद्दी जो थी उल्टी सीधी करके पूरे संडे वाली अखबारें निकाल लेते थे, लेकिन कहीं से भी जगजीत सिंह का एड्रेस नहीं मिलता था। उसी दौरान किसी ने बताया कि पठानकोट पंजाब में एक शायर हैं राजेंद्र नाथ रहबर, उनकी गज़लें जो हैं वो जगजीत सिंह जी ने गाई हुई हैं। इतना पता लगना है बस। हमने दूसरे दिन ही स्कूल में छुट्टी रखी
और स्कूटर पकड़ा तो हम चल पड़े पठानकोट के लिए, क्योंकि पठानकोट तो हमारा 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरे साथ मेरे कज़न थे अमित गुप्ता जी। तो हम पहुंच गए अरजिंदर नाथ रहबर के घर, पूछते पूछते हम पहुंच गए उनके घर। और बड़े ही अच्छी नेचर के इंसान मेरे को मिले लाइफ में, मैंने उनको गुरु भी माना अपना। तो अरजिंदर नाथ रहबर से हमने फिर फरमाइश की कि हमें जगजीत सिंह जी का एड्रेस चाहिए। ये गज़लें देखें हमारी हमने लिखी हैं तो क्या अच्छी हैं? उन्होंने कहा हाँ थोड़ी बहुत ठीक हैं, लेकिन अभी कोई इम्प्रूवमेंट बड़ी चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु तो कोई था ही नहीं, हम तो ऐसे ही लिखते थे, बस सुनी और लिखते थे। क्योंकि उस समय क्या होता था, रेडियो में एक प्रोग्राम आता था 2 बजे, रेडियो अभी भी आता है, उजाले उनकी यादों के कुछ ऐसे प्रोग्राम डे बाय डे आते हैं, जहाँ सगी सहेली विविध भारती पे, वो 2 बजे हमेशा एक बड़ी शख्सियत से मिलाते हैं। कोई गीतकार होता है, कोई संगीतकार होता है, उसे मिलाते हैं और वो बताते हैं कि कैसे मैं गांव से निकला, कैसे बॉम्बे पहुंचा। बस उनको सुन के ना ये लगा कि मैं भी बॉम्बे जाऊंगा और मैं गीतकार बनूंगा, मैं गाने लिखूंगा फिल्मों के लिए, जगजीत सिंह जी के लिए। तो बात चल रही थी कि अरजिंदर नाथ रहबर से जब हम मिले तो उन्होंने एक लेटर दिया हमें, दिखाया हमें उन्होंने कि ये देखिए जगजीत सिंह जी ने मेरे को लेटर डाला था जब मेरी उन्होंने गज़ल गानी थी। उनकी एक ही गज़ल उन्होंने गाई हुई है, उसका बोल मैं आपको सुनाऊं कि तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे, तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों से लिखे ख़त मैं जलाता कैसे, तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। बड़ी अच्छी गज़ल है, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। तो वो लेटर जगजीत सिंह जी ने उनको लिखा था कि रहबर जी मैं आपकी गज़ल गाना चाहता हूँ, ये मिसरे में थोड़े चेंज करना चाहता हूँ। तो उनका एड्रेस था नीचे, उन्होंने वो एड्रेस हमें दिया। फिर हमने पठानकोट से ही रेलवे की टिकट बुक करवाई। मेरे एक दोस्त हैं बलवीर सिंह जी, अपने ही गांव के, तो उनका दोस्त मुंबई में रहता था, हमारे गांव का लड़का, लेकिन उनका ज़्यादा ख़ास था वो रहता था। हमने सोचा मुंबई में उसके पास रहेंगे और देखेंगे, किस्मत आजमाएंगे, जगजीत सिंह जी से मिलेंगे। लेकिन टिकट करवाने के बाद हम तैयारी कर रहे थे, कुछ दिन थे, तो लैंडलाइन फ़ोन उस समय नए चले थे। तो उन्होंने उसको फ़ोन करके पूछा कि हम मुंबई आ रहे हैं, बॉम्बे बोलते थे उस समय, बॉम्बे आ रहे हैं हम आपके पास, क्योंकि आप बड़ी बार बोलते हो कि मेरे पास आओ। तो उसने जब बताया कि मैं तो गांव वापस आ रहा हूँ भाई, मैंने भी टिकट करवा ली है, ओहो हो, सारा प्लान चौपड़ हो गया, बना बनाया सारा प्लान चौपड़ हो गया और हमने फिर वो टिकटें कैंसिल करवा दी। तो उसके बाद दोबारा हम स्कूल में पढ़ाने लगे, अगले साल ट्यूशन और करने लगे, बहुत काम बढ़ गया। 3 स्कूलों में जाता था, मीन 2 पीरियड लगाने, 11, 12, और उसके बाद कोई 200 के करीब बच्चों को पढ़ाता था। आस्ता आस्ता क्या हुआ, ये इतना बिजी हो गया कि ये लिखने वाला शौक़ जो था थोड़ा कम होने लगा। उसी दौरान न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है, एक ऐड आती है कि जगजीत सिंह जी का प्रोग्राम जम्मू हरी पैलेस में इस डेट को होने वाला है। मेरे को डेट अभी याद नहीं है। इस डेट को 8 से 12 बजे तक रात को उनका प्रोग्राम है। कुछ सर्दियों के दिन थे, अक्टूबर नवंबर महीने की शायद बात है। तो मैंने सोचा कि जगजीत सिंह का प्रोग्राम तो देखने चले जाएं, उनको तो देखने चले जाएं, लेकिन रूबरू मिलेंगे कैसे? मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी उनसे, मिलेंगे कैसे? फिर मेरे को याद आए रहबर, पठानकोटी रहबर याद आए। मैंने उनको फ़ोन लगाया, उस समय लैंडलाइन फ़ोन जो थे वो थोड़े घरों में लग गए थे, हमारे भी घर में था। मैंने उनको फ़ोन लगाया क्योंकि उन्होंने मेरे को बड़ी सारी किताबें दी थी, उन किताबों पे उनका नंबर भी था, उन्होंने खुद लिखा हुआ था। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, सर ऐसे ऐसे बात है, जगजीत सिंह जी जम्मू आ रहे हैं फ़लानी डेट को, और जो लोएस्ट टिकट है वो 600 रुपये है, जो मीडियम है वो 1500 है, और जो रेस्टो की टिकट थी वो 3000 के करीब थी। तो हमने जाना है उनसे मिलने। वो कहने लगे नहीं यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कहाँ रहेंगे रात को 12 बजे तक। तो मैंने कहा वो सारा अरेंजमेंट मैं करूँगा, मेरे एक दोस्त है वो रिजर्व बैंक में लगे हुए हैं, उनके पास क्वार्टर है वहाँ, हम वहाँ रहेंगे, आप ट्रेन में आ जाएं, मैं इधर से बैठ जाऊंगा कठुआ से, आप पठानकोट से आ जाएं, हम चलेंगे उधर। मैंने किसी तरीके से फोर्स करके उनको मना लिया। और टिकटें मैंने उस समय, टिकटें ऐसे नहीं ऑनलाइन ही होता था, क्योंकि फ़ोन तो थे ही नहीं, मोबाइल तो थे ही नहीं, बैंक से टिकट लेनी पड़ती थी। तो मैंने बैंक से फॉर्म भर के 2 टिकटें मैंने ले ली और हम पहुँच गए 1:30 बजे, 1:30 के करीब हम हरी पैलेस पहुँच गए। वो तो पहले अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, सिक्योरिटी थी थोड़ी।
तो हमने इन्होंने उनको दिखाई कि मैं एक शायर हूँ, मेरी गज़लें उन्होंने गाई हुई हैं। तो ये अपनी किताबें दिखाई, उन्होंने लेटर दिखाया, फिर उन्होंने जाने दिया अंदर। हम अंदर बैठ जाते हैं। उनकी फ़्लाइट 1 बजे आनी थी, लेकिन पता चला कि लेट हो गई किसी कारण से। वो 3 बजे के करीब जगजीत सिंह जी हरी पैलेस में इंटर करते हैं, दोपहर को 3 बजे के करीब। और जैसे ही वो इंटर करते हैं पैलेस के अंदर, जो होटल के अंदर इंटर करते हैं, तो हम दोनों जो हैं वो गेट पे उनके दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं। पहले ही हम खड़े हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि वो आगे हैं। जगजीत सिंह जी से उनकी चित्रा सिंह जी, उनकी मैडम थे उनके साथ, और एक सरदार जी थे, उनका मेरे को नाम, और भी लोग थे लेकिन 3 तो उनके साथ थे बिल्कुल। तो जैसे ही राजेंद्र नाथ रहबर ने, शायर जो हमारे हैं गुरु जी, उन्होंने बोला, आमने सामने खड़े हुए तो उन्होंने नमस्ते की और बोला, सर मैं राजेंद्र नाथ रहबर। तो जगजीत सिंह उनकी याददाश्त देखें, मीन कहते हैं बड़े लोग ही होते हैं। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट सरदार को बोला उसी टाइम कि तेरे खुशबू में बसे ख़त, ऐसे उंगली करके रहबर की तरफ उंगली करके उन्होंने कहा कि तेरे खुशबू में बसे ख़त। मीन इनकी एक ही गज़ल गाई थी उन्होंने उसकी, लेकिन वो भूले नहीं थे राजेंद्र नाथ रहबर को। फिर भी उनके दिमाग में था कि राजेंद्र नाथ रहबर की ही ये शायर हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 10 मिनट वेट करें, मैं थोड़ा कपड़े चेंज करके आता हूँ। तो हम लॉबी में वेट करने लगे। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद वो आ जाते हैं जगजीत सिंह जी। वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम दोनों बैठे हुए हैं, बातें होती हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी रहबर जी ने, उन्होंने पूछा कि ये किताब मेरे को दे दो, उर्दू में थी। तो रहबर जी ने उनसे पूछा कि आप उर्दू जानते हैं सर? हाँ, मैं तो बड़ी अच्छी तरीके से उर्दू जानता भी हूँ। तो और भी बातें हुई कुछ, मैंने आपको बुक भेजी थी उन्होंने, रहबर जी ने उनको, हाँ मैंने आपकी गज़लें पढ़ी हैं और मैं कुछ सिलेक्शन कर रहा हूँ आपकी गज़लों की। तो कुछ बातें फिर मेरे बारे में भी उन्होंने बताया कि ये आपके बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने मेरे को ऑटोग्राफ भी दिया, लव टू राकेश। वो मैंने आपको बताया शिफ्टिंग में कहीं मेरे से गुम हो गया है, अभी होता तो मैं आपको दिखाता। तो उस समय एक बात मेरे को अभी भी याद आती है। उन्होंने, जगजीत सिंह जी ने बोला रहबर जी को, दोनों साथ बैठे थे, उन्होंने कहा अच्छा आपकी टिकट का मैं आपकी टिकट का लिख देता हूँ, पेन दो मेरे को। तो जगजीत सिंह जी रहबर जी बोले नहीं सर, हमने टिकट ले ली है। और दूसरी बात उन्होंने बोला चलो मैं आपके रहने का देता हूँ, लिख देता हूँ। तो इन्होंने बोल दिया कि इनका दोस्त है राकेश जी का, तो हम उनके साथ रहेंगे। ओहो, उस समय बड़ा अफसोस हुआ मेरे को कि यार हमने जगजीत सिंह जी के साथ ही रहना था। जहाँ वो ठहरे हैं उन्हीं के आसपास कहीं हमें रूम मिल जाना था हरी पैलेस में, और खाना बना सब कुछ मिल जाना था। तो उसके बाद कुछ बातें हुई और वो चले गए। मैंने उसके बाद रहबर जी से पूछा सर आपने अच्छा नहीं किया। कहते क्या? मैं देखो उन्होंने वो टिकट के लिए और वो हमें रहने के लिए भी उन्होंने ऑफ़र किया, लेकिन आपने मना कर दिया। तो उनकी बात मैं भूला नहीं हूँ रहबर जी की। उन्होंने कहा देखो हम शायर लोग होते हैं, बेशक वो कितने बड़े, जगजीत सिंह जी कितने बड़े गायक हैं, लेकिन हमें आदत है कि हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं। बस उसी आदत से मेरे से ये बोला गया। तो चलो फिर हमने 8 बजे उनका प्रोग्राम देखा, कुछ गज़लें 12 बजे तक प्रोग्राम चला। लेकिन जगजीत सिंह ने एक बात कही उस समय कि मेरा गला आज ख़राब है, मैं फिर 1 साल 2 साल के अंदर मैं फिर एक प्रोग्राम करूँगा, और जिनके पास ये टिकट होगी उनको फ्री एंट्री होगी, आप ये टिकट संभाल के रखना। और मेरे को पता है 2-3 साल मैंने वो टिकट संभाल के रखी थी, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना उनका जम्मू में। तो ये थी पूरी स्टोरी जगजीत सिंह जी से कैसे मिले। आज भी मैं उनकी गज़लें जब भी मौका मिलता हूँ, जब भी कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, या जब भी रात को सोते वक्त अब फ़ोन पे गज़लें लगा के अब भी सुनता हूँ। अब वो गज़लें लिखने का जुनून तो नहीं है मेरे अंदर, लेकिन एक बार मैंने रहबर जी से पूछा था कि ये बंद कैसे हो जाता है। वो कहते हैं बंद नहीं होता, ये छुप जाता है, कभी ना कभी ये उभर जाता है। तो अभी भी दिमाग में है कि कहीं ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो कुछ लिखेंगे दोबारा। तो इन्हीं बातों के साथ आज की स्टोरी यहीं हम समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।